नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। जन्म कुंडली के माध्यम से इनके एक नहीं कई सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस जन्म कुंडली में क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो सीखने के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे विद्यार्थी, वो सारे लोग जो ज्योतिष में अपनी रुचि रखते हैं या जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए कुंडली बहुत ही अच्छी है। ये खुद भी ज्योतिषी कहता हूं मैं इनको, क्यों? क्योंकि अच्छी खासी इनकी ज्योतिष पे पकड़ है। ये भी बहुत हद तक बहुत कुछ जानते हैं अपनी कुंडली के बारे में, लेकिन फिर भी इनकी इच्छा है कि ये अपनी कुंडली का जो विश्लेषण है वो मुझसे करवाएं और इन्होंने इसके लिए कुछ मुझे जो सामान्य से एक मेरी फीस है वो भी उन्होंने मुझे दिया है। तो कुंडली की तरफ बढ़ेंगे। इनका नाम इत्यादि सब इन्होंने कहा मुझे बता दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अमूमन मैं किसी का नाम नहीं बताता, लेकिन यदि कोई चाहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में। तो सबसे पहले एक बार इनके डेट ऑफ बर्थ, नक्षत्र इत्यादि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इनका नाम है राकेश जी हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 29/10/1977, 5:18। कहां पे? तो जालंधर, पंजाब में। इनकी जो कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि को इनका जन्म है और इनका जो दिन है शुक्रवार है, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से वो शनिवार है। साथ ही साथ कृत्तिका नक्षत्र में यानी कि सूर्य की महादशा में, सूर्य के नक्षत्र में इनका जन्म है। पाया लोहे का है। अब पाया लोहे का मैंने आपको बताया है कि लोहे का पाया जीवन में संघर्ष बहुत कराता है। लोहे का पाया बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया है, कहीं ना कहीं परेशानी करता है। तो इस लोहे के पाया का उपाय क्या है? सबसे अच्छा तो व्यक्ति अपने वजन के बराबर लोहे का दान कर दे। ये मैं अभी बता देता हूं, बाद में फिर ये दिमाग से निकल जाएगा। तो लोह पाया पर यह जन्म है, तो किसी शनिवार के दिन या अभी शनि जयंती जो आ रही है नवंबर में, क्षमा कीजिए मई में 18 को जो अमावस्या आ रहा है, उस दिन संकल्प करके और अपने वजन के बराबर, अब वजन के बराबर लोहा कहां से लाएंगे? तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है? एक लोहे की साइकिल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान स्वरूप दिया जाए। इससे लोह पाया का शांति हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण इनका वैश्य है और गण इनका राक्षस है। राक्षस गण है तो क्या होगा? पराक्रमी होंगे, थकेंगे नहीं। किसी काम को करने के लिए एक जोश इनके अंदर रहेगा और उस काम को ये एक बार यदि उसमें असफलता मिलेगी तब भी पीछे नहीं हटेंगे, बोलेंगे क्यों नहीं होगा, मैं तो करके रहूंगा, मैं करूंगा। तो ये इनके अंदर पाया जाएगा। इसीलिए राक्षस गण को मैं हमेशा अच्छा कहता हूं, खराब नहीं कहता। आगे बढ़ते हैं, इनके कुंडली की तरफ चलते हैं। ये तो इनका पंचांग था, इनके कुंडली की तरफ चलते हैं। थोड़ा लंबा होगा, गोचर इत्यादि ला के बताऊंगा, सुनिएगा अच्छे से, देखिए बड़ा आनंद आएगा आपको। ये कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन के लोग कैसे होते हैं? मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छे प्रबंधक होते हैं। किसी भी चीज को मैनेज करना है वो कन्या लगन की कुंडली से हमको सीखना चाहिए। थोड़े से जो है वो क्या होते हैं, पर स्त्री के प्रति आसक्त भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कन्या लगन की कुंडली है। स्त्रीउचित व्यवहार भी इनका कई बार देखा जाता है। बहुत ज्यादा इनके व्यवहार में आक्रामकता नहीं होती है, थोड़ा संकोची स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है थोड़े फ्री होते जाते हैं। साथ ही साथ जो है वो कैसे किसी चीज को मैनेज करके चलना है, मैंने आपको बताया, वो कन्या लगन से अच्छा और कोई नहीं जान सकता है। बड़ा ही अच्छा प्रबंधक होते हैं, अकाउंट्स इत्यादि में इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं। लग्न कन्या और लग्न में ही कौन बैठे हैं? राहु बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। आप जानते हैं कि कन्या लगन के कुंडली में शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। कहां कहां के स्वामी हैं? तो कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। और लग्न में ही बैठे हैं। कैसे? तो नीच के बैठे हैं, यानी कि बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कितने डिग्री पे बैठे हैं शुक्र? तो शुक्र 21 डिग्री पे बैठे हैं, 21 डिग्री पे बैठे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा यहां उच्च के बैठे हैं, तो इससे बहुत हद तक राहत जातक को मिल जाएगी। यानी एक ही बार उसका निचत्व का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत उससे बचाव हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आय भाव के स्वामियों के उच्च के बैठे हैं। और लेकिन वहीं लग्न में राहु भी बैठे हैं और कन्या लग्न में राहु
जो है कारक होते हैं, और लगनगत राहु जो कन्या राशि को अपना राशि समझते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन राहु और सूर्य की युति है, राहु 21 डिग्री में बैठे हैं, क्षमा कीजिए, शुक्र 21 डिग्री में बैठे हैं और राहु 20 डिग्री में बैठे हैं, यानी बहुत ही क्लोज कंजक्शन है। ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा। जातक के मन को भटकाने वाला होगा, कई बार जातक को पर स्त्री के प्रति आसक्त करने वाला होगा, तो ये मैं ठीक नहीं कहूंगा। साथ ही साथ एक तरफ शनि और एक तरफ सूर्य ने बैठ करके और लग्न को पाप कर्तरी दोष में ले लिया, यानी शुक्र एक तो पीड़ित है ही, साथ ही साथ पाप कर्तरी दोष में भी आ गए। ये ठीक नहीं है, यानी शुक्र बहुत कमजोर है और लग्न भी पाप मध्यस्थ में आने की वजह से लग्न भी कमजोर हो गया। तो जातक को समाज में अपना व्यक्तित्व रखने में परेशानी होगी। जो जिंदगी में सफलता का, जैसे कि बुद्धिमान होते हैं, जाहिर सी बात है कन्या लग्न वाले, लेकिन अपने जो कार्य की इफिशियंसी है, जो क्षमता है, उसको रखने में प्रॉब्लम होगी। समाज में अपने आप को प्रूफ करने में प्रॉब्लम होगी। लग्न ही पाप कर्तरी में है और लग्न का जो है, लग्न क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, तो उसमें परेशानी आएगी। अब प्रथम भाव के कारक कौन होते हैं इस कुंडली में या किसी भी कुंडली में? सूर्य होते हैं। सूर्य भी कुंडली के दूसरे भाव में यहां नीच राशि में बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठे हैं। ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे कुंडली के दूसरे भाव पे यहाँ 1 2 3 4 मंगल देव की चौथी दृष्टि पड़ती है। और मंगल कैसे बैठे हैं? वो भी नीच के बैठे हैं, यानी कि सूर्य का नीच का होना, मंगल का सूर्य पे दृष्टि का पड़ना। मंगल का सूर्य पे दृष्टि अमूमन में किसी मैटर में खराब नहीं माना गया है, लेकिन चूंकि नीच का यदि कोई ग्रह बैठ के दृष्टि डाले, वो कहीं ना कहीं अच्छा मैं नहीं कहूंगा। साथ ही शनि की दृष्टि से भी सूर्य दृष्ट है, ये अच्छा नहीं है। यानी कि लग्न का कारक भी पीड़ित हो गया और लगन भी पीड़ित हो गया, और लग्नेश बुध भी जाकर के शनि से दृष्ट होकर के और अपने शत्रु मंगल से दृष्ट होकर के वो भी पीड़ित होंगे। ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ज्योतिष में सारे बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए आपको चलना है, तब जाके सही फलादेश आपका होगा। एक प्लस पॉइंट है, क्या है कि बृहस्पति यहां केंद्र में बैठ करके 1 2 3 4 5 अपनी 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखते हैं। लेकिन मैंने एक बात और कहा है, क्या कि एक तो यहां पे सूर्य का नीच का बैठना और बुध का भी साथ में बैठना। अब बुध कैसे? बालक ग्रह है, लग्नपति है और साथ ही साथ कुंडली में कर्मपति भी है, तो नीच ग्रह के साथ बैठे हैं और शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं, मंगल से दृष्ट होकर बैठे हैं, तो दो पाप ग्रहों का दृष्टि पड़ जाना कहीं ना कहीं उस भाव को परेशान करेगा। एक तो लग्न पाप कर्तरी में आ गया और लग्नेश भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है, ये बढ़िया है, यानी जातक के बोलने की जो क्वालिटी होगी, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे तो जातक की बोलने की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, किसी को समझाने की क्वालिटी जातक के अंदर बहुत अच्छी होगी। और मैंने बोला कि ज्योतिष के जानकार भी हैं, अच्छे खासे ज्योतिष पे इनकी पकड़ भी है, तो जाहिर सी बात है यदि ज्योतिष के बारे में आप जानकार हैं तो आपकी वाणी प्रखर होनी चाहिए। किसी भी ज्योतिष का जो कार्य करने वाला व्यक्ति या कोई ब्राह्मण यदि ब्राह्मण वृत्ति करता है, उसकी वाणी ही उसका सब कुछ है, क्योंकि जब तक उसकी वाणी अच्छी नहीं होगी तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये अच्छा है क्योंकि गुरु से दृष्ट है, तो ऐसा जातक किसी को ज्ञान देना यदि है तो उसमें बहुत अच्छा अपना महारत हासिल कर पाता है। अच्छा है ये। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में मैंने आपको बताया, बुध के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बुध यहाँ पे कर्मपति होकर के लग्नेश होकर पीड़ित है, लग्न ही पीड़ित है और शुक्र पीड़ित है। तीसरे इस कुंडली में जो इंपॉर्टेंट और जो कारक ग्रह बनते हैं वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं शनिदेव। यहाँ पे शनि पंचम पति हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं और बैठे कहा है कुंडली के जाकर के और 12वें भाव में। 12वें भाव में शनि को कहीं ना कहीं कारकत्व तो प्रदान है, वहां पे बैठ के बहुत ज्यादा खराब फल नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन एक शर्त है क्या कि 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठे तो विपरीत राज्यों का निर्माण करता है। तो यहाँ छठे भाव के स्वामी होकर के उनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? तो कुंडली में छठे भाव में और 12वें भाव में जाके बैठे हैं। लेकिन कंडीशन ये है, यहाँ पे शर्त ये लागू होता है कि लग्नेश बलवान होना चाहिए। लेकिन लग्नेश तो यहाँ नीच के शुक्र के साथ, नीच के सूर्य के साथ बैठा है, शनि से दृष्ट होकर बैठा है, तो कैसे बलवान कहूं? यानी लग्नपति के पास उतना पावर नहीं है जो संपूर्ण इस राजयोग को देने में अपनी सहायता प्रदान कर सके। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नीच जो विपरीत राजयोग का इनको फल मिलेगा। अब एक समस्या यहाँ पे और है, क्या? तो एक तरफ मंगल और एक तरफ राहु ने मिलकर के और शनि को भी और कुंडली के 12वें भाव को भी पाप कर्तरी दोष में डाल दिया है। ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये अच्छा नहीं है।
ये परेशानी का कारक है, पंचम पति और कुंडली के छठे पति का हुए। लेकिन एक प्लस पॉइंट और है क्या, कि छठे भाव के स्वामी जब छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी ग्रह अपने भाव को खराब नहीं करता है। तो जब छठे भाव के स्वामी जब छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो जातक को रोग ऋण और रिपु से रक्षा करेंगे। होगा जातक के पास ये प्रॉब्लम, जातक को आएगी क्योंकि वो पाप करते हुए दोष में बैठे हैं, लेकिन फिर भी जातक उससे कहीं ना कहीं निकल जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा। थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी ही आएगी। आगे बात करते हैं, बृहस्पति यहां पे कुंडली के चौथे भाव और दसम भाव के स्वामी होकर के और दसम भाव में ही बैठे हैं। क्या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है? तो पाप ग्रह में वो देखा जाए तो किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव में, मैंने आज तक जितने भी कुंडलियों को मैंने देखा है, मैंने एक डॉक्टर की भी कुंडली को देखा था और डॉक्टर साहब की कुंडली बृहस्पति धन भाव यहाँ पे कर्म भाव में बैठे थे और डॉक्टर साहब अपने कर्म क्षेत्र को लेकर परेशान थे। पढ़ाई तो अच्छी करवा देते हैं बृहस्पति यहां बैठ करके, लेकिन जातक को कहीं ना कहीं परेशानी देते हैं। क्यों? क्योंकि दसम भाव में काल पुरुष के कुंडली बृहस्पति नीच राशि में होते हैं और दसम भाव में बृहस्पति राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। ये ठीक नहीं है, बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में बैठना अच्छा नहीं होता है। जातक को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियां आती रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनका जो सप्तम भाव है यहां पे केतु बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं और मीन राशि में केतु जो है बृहस्पति की राशि में अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति की राशि में बैठ करके यहाँ पे केतु ठीक ठाक फल प्रदान करेंगे। थोड़ा दाम्पत्य में मतभेद तो होगा क्योंकि राहु भी लग्न में बैठ करके और छठे भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य में मतभेद होगा, लेकिन दाम्पत्य का विच्छेद नहीं होगा, लेकिन मतभेद तो रहेगा ही रहेगा। राहु की जो पांचवी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी तो जातक को शिक्षा, बुद्धिमत्ता और ज्ञान इन सब में अच्छा फल प्रदान करेंगे क्योंकि मित्र दृष्टि है। लेकिन छठे सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ क्या करेंगे, दाम्पत्य मतभेद देंगे और भाग्य भाव पे पड़ेगा तो जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। और ऐसे भी लग्न में राहु बैठ के यहाँ पे जातक को देखिए, राहु जो है कैसे है, सिर है राहु के पास, शरीर नहीं है, धन नहीं, उनके पास तन नहीं है, सिर है। तो लग्न में राहु बैठते जातक बहुत चालाक प्रवृत्ति का होता है, अपना काम कैसे निकालना है ये जातक बहुत अच्छे से जानता है। और चूंकि धन भाव में बुध बैठे हैं, मैं आपको बोला बृहस्पति से दृष्ट भी है, तो जातक की वाणी से भी जातक अपना काम निकाल लेता है। चतुर और चालाक होता है ऐसा व्यक्ति यदि राहु लग्न में बैठे हो तो। लेकिन चूंकि राहु भी यहाँ कहीं ना कहीं पाप कर्तरी दोष में है, राहु भी यहाँ पीड़ित हो गए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उतना अच्छा श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा यहां पे कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, आय भाव के स्वामी होकर के, ठीक है, उच्च के बैठे हैं और कैमद्रुम दोष में भी नहीं है, लेकिन राहु की नौवीं दृष्टि से दृष्ट है, राहु की नौवीं दृष्टि से दृष्ट है। तो 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे शनि की दृष्टि से भी दृष्ट है, यानी कि चंद्रमा पे दो पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना, ये क्या होगा, जातक के मन को अस्थिर करने वाला होगा। जातक कई बार मन से अस्थिर हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग में गलती कर देगा। कन्या लगन वालों का एक और भी प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग में भूल करते हैं, हड़बड़ाहट में कोई भी काम कर लेते हैं और बाद में उस काम पे पश्चाताप भी करते हैं। क्यों? क्योंकि लगन का स्वामी कौन है, बुध है, और बुध एक बालक ग्रह है। तो ऐसा जातक डिसीजन मेकिंग में भी बहुत जल्दी हड़बड़ाहट कर देते हैं और कई बार जो है अपने डिसीजन पे इनको पछताना ही पड़ता है। चंद्रमा भी पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है, जातक का मन और आत्मा दोनों ही पीड़ित है। तो जैसा जातक हमेशा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में रहेगा, और ये रहते भी हैं। बात करके इनसे मुझे इस बात का पता चला है। छोटी छोटी बातों पे जातक का मन घबरा जाना, छोटी छोटी बातों में मन का भयभीत हो जाना। अब चूंकि सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसा जातक कई बार जो नहीं बोलना चाहिए वो भी अगले वाले को बोल जाता है। लेकिन चंद्रमा पीड़ित है, मैंने बोला था कि ऐसे जातक मुंह के शेर और दिल के कमजोर होते हैं। तो बोलने के लिए तो बोल देंगे, लेकिन बाद में मन में घबराहट होगी, कहीं कुछ मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं अगला व्यक्ति कहीं मुझे कुछ ऐसा तो नहीं कर देगा जिससे मेरी नौकरी, इत्यादि 50 प्रकार के। एक प्रॉब्लम खत्म होगी, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मन से संबंधित प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। एक चिंता गई, दूसरी चिंता शुरू। तो ये परेशानी इस प्रकार से यहां पे जातक को देंगे। लेकिन लग्नेश और राशिस दोनों आपस में मित्र हैं, ये प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे मंगल कुंडली में अष्टम पति होकर के कुंडली के और साथ में पराक्रम भाव के स्वामी कुंडली के जाकर के आय भाव में बैठे हैं। पराक्रम का स्वामी आय में जाके बैठे तो जातक को
पराक्रम से ही आय की प्राप्ति होती है, यानी जीवन भर इनको पराक्रम करना ही पड़ेगा। और पराक्रम के स्वामी जाकर के धन में बैठे ना, जातक यदि पराक्रम करे तो जातक यहाँ पराक्रम करे तो जातक अपने पराक्रम से आए और भाग्य की उन्नति करने वाला भी होगा। यहाँ भाग्य भाव में चंद्रमा का बैठना अच्छा होता है। साथ ही साथ एक बार हम नवांश कुंडली की भी तरफ चलते हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली है, लग्नेश बनते हैं सूर्य कुंडली के अष्टम में केतु के साथ और राहु से दृष्ट होकर बैठे हैं, ये अच्छा नहीं है। यानी यहाँ भी लग्नेश कहीं ना कहीं पीड़ित है। और यहाँ पे भी देखिए मंगल और राहु ने मिलकर के यहाँ भी लग्न को पाप कर्तरी दोष में ले रखा है, यानी यहाँ भी परेशानी और यहाँ भी परेशानी, ये आप अच्छे से आपको दिखाई दे पा रहा है। दूसरा, यहाँ पे कुंडली में जो है धन भाव के स्वामी और कुंडली में जो है पराक्रम के स्वामी बनते हैं बुध, वो कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, ये भी कमजोर, ये भी परेशानी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरे भाव के और दसम भाव के स्वामी बनते हैं कौन? शुक्र, वो जाके कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में राहु के साथ बैठे हैं, चंद्रमा से तत्कालिक शत्रुता बना करके और शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। यानी नवांश कुंडली भी कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी का यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश बुध है लग्न कुंडली में, वो जाकर के यहाँ नवांश कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, नेगेटिव पॉइंट है। शुक्र यहाँ पे मेन प्लेनेट है, वो जाके कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, हालांकि 12वें भाव में शुक्र को अति विशिष्ट कारक कहा गया है, लेकिन वो पीड़ित है। वो पीड़ित कैसे हैं? यहाँ पे सूर्य से दृष्ट है, बृहस्पति से भी दृष्ट है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे नीच के हैं। और मैंने अपनी वीडियो में आपको एक बार बताया था कि बृहस्पति यदि नीच राशि में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि का प्रभाव अच्छा नहीं मिलता है, यानी दृष्टि का प्रभाव उनका खराब मिलता है। साथ ही केतु की दृष्टि के पड़ना, सूर्य की दृष्टि का पड़ना, नीच के बृहस्पति की दृष्टि के पड़ना और शनि की दृष्टि का पड़ना शुक्र को पूरी तरह से डैमेज करने के लिए काफी है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे बुध भी यहाँ पे नीच के बैठे हैं, मैंने आपको बताया लग्नेश होकर के। तो ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं कमजोर है और जातक को परेशान करने के लिए काफी है। तो नवांश कुंडली की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी दशा जो है, इनको 24 मई 2015 से लेकर के और 24/5/2021 31 तक इनको देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है। अब यहां पे क्या है, ये बृहस्पति की दशा इनको चल रही है और बृहस्पति जो है यहाँ पे इनके नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति का बहुत श्रेष्ठ प्रभाव जातक को कैसे मिलेगा? क्योंकि जो ग्रह लग्न कुंडली में यदि अच्छा हो लेकिन नवांश कुंडली में नीच का यदि बैठा हो तो उसका नीच का प्रभाव मिलेगा आपको, यानी वो उच्च का प्रभाव नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे परेशानी, यानी जातक को बृहस्पति की दशा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगी। साथ ही साथ इनका जन्म भी किस नक्षत्र में हुआ है? कृतिका नक्षत्र में। और सूर्य यहाँ पे कुंडली में द्वादश है, यानी जन्म का नक्षत्र भी बहुत अच्छा नहीं है। जन्म के समय में इनको काफी परेशानी हुई थी और उन्होंने बताया कि कम से कम जीवन के 10-12 साल तक तो कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं रहा जो मेरी माँ न दौड़ी वहां पे, क्योंकि वहां पे नीच के बैठे हैं सूर्य यहाँ पे, और यहाँ सूर्य केतु के साथ बैठे हैं, राहु से दृष्ट होकर बैठे हैं। ये सारा परेशानियों का कारण यहाँ पे बनता है जातक को, तो ये परेशानी तो है ही। अब क्या है, बृहस्पति की दशा इनको अच्छा फल प्रदान नहीं करी, परेशानी इनको कर्म क्षेत्र में बार बार आ रही है। आगे चल के इनके प्रश्नों को भी हम लेंगे। योगिनी दशा पे यदि मैं इनके जाके देखूं तो इनको अभी सिद्धा की महादशा चल रही है और वो 25/5/2016 से लेकर के और 25/5/2023 तक चलेगी। अब सिद्धा की दशा किसकी दशा है? शुक्र की दशा है। और शुक्र यहाँ पे कैसे बैठे हैं आप देख ही रहे, शुक्र यहाँ पीड़ित होकर बैठे हैं, यानी परेशानी जातक को दिखा रहा है। तो ये बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे एक और चीज की चर्चा कर लेते हैं। इनके प्रश्न भी हैं, अब हम प्रश्नों को एक एक करके थोड़ा सा ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, लग्न इनका मंगल नक्षत्र में बैठा है, सूर्य इनका राहु के नक्षत्र में बैठा है, यानी सूर्य एक तो नीच का, ऊपर से राहु के नक्षत्र में, यानी कि उसका पूरी कहानी खत्म हो गई, यानी वहां बिल्कुल मजबूत नहीं है। और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में बैठे, सूर्य नीच के बैठे, यानी हम चंद्रमा से भी अच्छे फल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मंगल शनि के नक्षत्र में बैठे, जब भी मंगल शनि के नक्षत्र बैठे ऐसे जातक को चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ बुध जो है राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, एक तो पीड़ित, ऊपर से राहु के नक्षत्र में, अच्छा नहीं फल प्रदान करेंगे। शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, मिला जुला फल देंगे।
और शनि जो है केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, केतु कुंडली के सप्तम भाव में, यानी ये लगभग ठीक ठाक है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में और केतु बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, बुध खुद ही पीड़ित होकर बैठे हैं। विवाह भी इनका जो है वो 34 साल में हुआ। क्यों हुआ विवाह, आखिर विवाह लेट क्यों हुआ, समझिए थोड़ा सा। जबकि शुक्र की दृष्टि यहाँ पे है, लेकिन ये शुक्र की नीच की दृष्टि है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। 12 नंबर पे शुक्र की जो है वो नीच की दृष्टि पड़ती है, अच्छा नहीं है। और केतु जो है कुजवत केतु, मंगल के समान केतु फल देते हैं यहाँ पे। और बृहस्पति जो जाके सप्तम पति होकर के, मैंने आपको बताया कि कहां बैठे, दसम भाव में, राहु के नक्षत्र में और कालपुरुष की कुंडली में, वहां नीच कहां उनको मानते हैं। और शुक्र जो है किसी पुरुष के कुंडली विवाह के कारक होते हैं, वो पीड़ित होकर बैठे हैं पाप करते दोष में, और शुक्र के साथ राहु के साथ बैठे हैं, ये विवाह में विलंबता के लिए काफी है। तो विवाह इनका विलंब से हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न मैंने अलग से लिख रखा है, एक एक करके इनके प्रश्नों का हम जवाब देते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिजिकल वीकनेस शुक्र से संबंधित है। अब देखिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अब लग्न ही पीड़ित है और लग्नेश भी पीड़ित है, तो जातक का यदि लग्न और लग्न के जो प्रथम भाव के कारक सूर्य हैं वो भी पीड़ित है, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और नीच के बैठे हैं, तो जातक का जब शरीर ही मजबूत नहीं रहेगा तो कोई भी रोग तो उस पर हावी हो जाएगा, यानी जातक की इम्यूनिटी पावर वीक होगी। अब शुक्र संबंधित, अब यहां थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, पुत्र संतान इनको नहीं है, पुत्र संतान इनको नहीं है। तो ये पूछना चाहते हैं कि पुत्र संतान होने की संभावना कैसे संभव है, बताइए। क्योंकि शुक्र जो है आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में वीर्य के कारक माने जाते हैं, और यहाँ पे शुक्र पीड़ित होकर बैठे हैं, तो वो इफिशियंसी जातक में नहीं है, या जातक शुरू में कुछ ऐसी जातक से गलतियां भी ऐसे में हो जाती है जो कहीं ना कहीं उस चीज को खराब करने के लिए काफी है। तो यहाँ पे पुत्र संतान का श्रेष्ठ प्रभाव, साथ ही पंचम पति जाकर के और कमजोर होकर बैठे, बहुत कम, न के बराबर है। मैंने इनको इसके विषय में कहा है कि नहीं, बहुत न के बराबर है। तो यहां समस्या है, क्योंकि शुक्र है किसी व्यक्ति के कुंडली में वीर्य के कारक और यहाँ पे कमजोर होकर बैठे हैं, परेशानी देंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्ध सरकारी नौकरी में हूं, 2005 से तरक्की नहीं हुई है, कोई फायदा, हर कोई फायदा लेता है, लेकिन मेरी पारी पे मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहता है। अब अर्ध सरकारी नौकरी में है, ठीक है, लेकिन उस नौकरी में भी इनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे इन्होंने मुझे बताया, हमेशा इनके पीछे षड्यंत्र होते रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी के कारक, अर्ध सरकारी नौकरी में यानी किसी न किसी सरकारी सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे हैं। अब सरकार का कारक कौन होता है, सूर्य होता है, सूर्य यहाँ नीच का बैठा हुआ है। अब इनके पीछे हमेशा इनका कोई ना कोई टांग खींचने वाला लगा ही रहता होगा, यानी इनके पीठ के पीछे षड्यंत्र चलता ही रहता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी तो जातक षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। ऐसा जातक कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में भी कई बार फंस जाता है। तो इनको सावधान रहना चाहिए। कभी भी ऐसे जातक को जिंदगी में यश प्राप्ति में समस्या आती है। बहुत ज्यादा जो है समाज में अपने मान सम्मान को लेकर के जातक परेशान रहता है, क्योंकि सूर्य नीच के हैं, साथ में शनि से दृष्ट और राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनको ये परेशानी आ रही है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ ही साथ जब सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित हो, आप किसी को अपना छाती भी यदि चीर के दिखा देंगे कि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा करता हूं या किया हूं, बल्कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए या पत्नी के लिए भी यदि करता है, तो लास्ट में उनको सिर्फ एक ही चीज हाथ में लगता है, क्या कि आपने मेरे लिए क्या किया। ऐसा कई बार लोग कह देते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या है अभी तक, क्योंकि सूर्य यहाँ पे पीड़ित है और शनि से दृष्ट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न इनका है कि दोस्त कम हैं, जो बनते हैं वो भी धोखा ही देते हैं। तो कुंडली के एकादश भाव से मित्र का विचार करते हैं। अब एकादश भाव में यहाँ पे कौन बैठा है, मंगल बैठे हैं। कैसे? नीच के बैठे हैं, यानी दोस्त कैसे मिलेंगे, तो नीचता करने वाले मिलेंगे, यानी धोखा देने वाले मिलेंगे, परेशान करने वाले मिलेंगे। और यहाँ का स्वामी चंद्रमा दो पापक ग्रह से दृष्टि, यानी राहु और शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं, तो दोस्तों से विशेष जो है इनको लाभ प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है जो दोस्त इनके बनते नहीं है, और जो बनते हैं वो भी धोखा देते हैं, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी पीड़ित है। मान सम्मान का विचार हम सूर्य से ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग्य का साथ नहीं मिलता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है भाग्य के साथ, वो भी देखिए। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र जाकर के नीच के बैठे हैं, पाप कर्तरी दोष में, एक तरफ से शनि और सूर्य ने मिलकर पाप कर्तरी दोष में लगा दिया है। साथ ही राहु से क्लोज कंजक्शन में बैठे हैं, तो कहां से मिलेगा। साथ ही साथ यहां जो देखिए इनके जो चंद्रमा है वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित है,
चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, मैंने आपको बताया। तो भाग्य का स्वामी का पीड़ित हो जाना और चंद्रमा का भी पीड़ित हो जाना, तो भाग्य का इसीलिए साथ कहीं ना कहीं इनको नहीं मिलता है। साथ ही साथ इस कुंडली में एक चीज और इन्होंने प्रश्न पूछा है, वो भी चलते हैं। कोई भी काम करता हूं लेकिन नतीजा कम मिलता है, कैसे मिलेगा नतीजा, ये बताइए। कम तो मिलना ही है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लग्न ही डिसाइड करता है कि समाज में आप कितना अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। यदि आपका लग्न और लग्नेश मजबूत है, तो लग्न इनका 23 डिग्री पे है, किसके नक्षत्र में है वो भी देखना है आपको, तो मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल जाके नीच के बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ लग्नेश शुक्र जो है वो 21 डिग्री पे है, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में है, और वो भी जाकर के लग्न पीड़ित है, लग्न पाप करते दोष में है, और लग्न के जो नक्षत्र जो है वो भी कहीं ना कहीं नीच का बैठा है। तो यदि लग्नेश और लग्न ही मजबूत नहीं रहेगा, तो समाज में आप अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे? ये परेशानी, इसीलिए ये परेशानी आपको आती है। अच्छा, साथ में जो है हर काम में रुकावट आता है और आसानी से नहीं होता है। यहां भी वही यहाँ पे वही घुमा फिरा के प्रश्न कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि लग्नेश और लग्न ही यदि आपके पीड़ित हो जाएंगे, तो हर काम में रुकावट तो आएगी ही, आपको हर काम में परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हर काम में रुकावट यहाँ पे जातक को देखने को मिलता है। अब अगले प्रश्न के चलते हैं। क्या मेरी इसी डिपार्टमेंट में नौकरी परमानेंट हो जाएगी या नहीं? अभी मैं अस्थायी रूप से कार्यरत हूं, यानी अर्ध सरकारी संस्था में जो है ये नौकरी करते हैं, अर्ध सरकारी संस्था में, लेकिन अस्थायी रूप से वहां नौकरी करते हैं। क्या परमानेंट हो जाएगी? तो आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी का कारक, अब मान लीजिए 1977 का इनका जन्म है, उम्र लगभग काफी हो चुकी है। अब इसमें किसी नौकरी का परमानेंट होना बड़ा ही कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी के कारक जो है वो सूर्य हैं, सरकारी नौकरी के कारक सूर्य हैं, और वो पीड़ित हैं, और बुरी तरह से पीड़ित हैं, नीच के ही बैठे हैं, और नवाज में भी पीड़ित हैं। तो ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि आपकी नौकरी जो है यहाँ पे परमानेंट हो जाएगी। आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उतनी ही प्रभु की कृपा हो गई तब तो ठीक, नहीं तो मुझे आसार बहुत कम नजर आते हैं, परेशानी बनी रहेगी आपको। आगे, क्या मैं कोई व्यवसाय कर सकता हूं? कौन सा कार्य करूं? अब ये व्यवसाय की तरफ जाने के लिए, क्योंकि मैं आपको कहा कि चंद्रमा पे बहुत सारे दो पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना, चंद्रमा उच्च के भी जब होते हैं कहीं ना कहीं, तो तब भी कहीं ना कहीं जातक का मन को भटकाने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल सामने सामने होते हैं, और सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ती है। तो चंद्रमा अमावस में हो तब भी, और चंद्रमा पूर्णिमा में हो तब भी, तो पूर्णिमा के आसपास का इनका जन्म है, द्वितीय तिथि का जन्म है, तो भी कहीं ना कहीं जातक का मन जो है वो कहीं ना कहीं बेचैन रहता है। अब व्यवसाय क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके षडबल में सबसे मजबूत मंगल है, और मंगल यहां इनके जो है नीच राशि में बेशक बैठे हैं, बेशक मंगल नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन षडबल में मंगल के पास बला बल है, और इनका जन्म भी मंगल के नक्षत्र में हुआ है। तो भूमि से संबंधित काम यदि करें, यदि भूमि में दलाली का जो काम करता है, जमीन बेचने इत्यादि काम होता है, भूमि से संबंधित जुट के काम करें तो उनमें इनको फायदा होगा। साथ ही साथ जो है ये एक और काम कर सकते हैं। क्या? तो शुक्र इनका षडबल में बहुत मजबूत है, तो कपड़े, कॉस्मेटिक इत्यादि इस चीजों का व्यवसाय भी यदि करेंगे, क्योंकि बेशक लग्न में शुक्र पाप करते भी दोष में है, यदि इनको हम थोड़ा बहुत ठीक करते हैं तो शुक्र संबंधित काम भी इनको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा, क्योंकि कन्या लगन के हैं ये। तो शुक्र संबंधित कॉस्मेटिक का काम कर लें, कपड़े का काम कर सकते हैं, परफ्यूम, इत्र इत्यादि का काम कर सकते हैं, यानी अट्रैक्टिव और शौकीन चीजों का काम यदि करें तो भी फायदा होगा। तो उसमें भी उस तरफ भी ये जा सकते हैं। आगे, आयु कैसी रहेगी मेरी? आयु इनका कैसा रहेगा? क्योंकि यहां पे अष्टम पति का जाकर के और कुंडली में नीच का बैठ जाना, और यहां अष्टम भाव में बुध का बैठ जाना, और अष्टम पति का आकर के यहां पे छठे भाव में नीच का बैठ जाना, तो आयु कैसी होगी जातक की, ये जानना चाहते हैं। तो आयु के कारक कौन होते हैं? तो आयु के कारक शनि होते हैं। बेशक आयु भाव का स्वामी जाकर के और नीच का है, लेकिन वो उस भाव में सारे ग्रह अच्छा ही फल प्रदान करते हैं, क्योंकि वो त्रिक भाव में माना गया है। तो मंगल भी कहीं ना इसीलिए षडबल में मजबूत है। क्यों? क्योंकि मंगल बेशक इस कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन षडबल में मजबूत है। तो आयु का विचार हम अष्टम से करते हैं, तो अष्टम भाव का स्वामी षडबल में मजबूत है, और अष्टम भाव का कारक कौन है? शनि। और लग्न पति कौन बनते हैं? बुध। तो लग्न पति का बुध पे दृष्टि का पड़ना, मैंने बताया है कि लग्न के स्वामी पे यदि अष्टम के कारक की दृष्टि पड़ जाए तब भी जातक की आयु लगभग ठीक ठाक होती है। तो आयु यहाँ पे ठीक ठाक मुझे दिखाई दे रही है। ये सारे सूत्र आप लगा के देखेंगे। और साथ ही साथ एक और प्लस पॉइंट क्या है कि अष्टम भाव का स्वामी मंगल भी बुध को देखता है।
बाकी सभी दृष्टिकोण से आप नहीं देखेंगे, लेकिन आयु के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो आयु के कारक का लग्नेश पे दृष्टि पड़ना और आयु के स्वामी का भी लग्नेश पे दृष्टि का पड़ना, जब तक कि आयु जो है वो ठीक ठाक रहेगी, आयु को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनका आगे प्रश्न क्या है कि मैंने पन्ना पहन रखा है, लेकिन जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने पन्ना सामान्य सा 300 या 200, 250-300 का लगभग का पन्ना इन्होंने पहन रखा है। तो 250-300 का पन्ना कितना काम करेगा, वो कैसा होगा, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। तो पन्ना इनके लिए पहनना तो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि लग्न पाप कर्तरी दोष में है, तो लग्नेश को बलाबल देना नितांत आवश्यक है यहाँ पे। तो पन्ना आपको पहनना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का पन्ना, कम से कम आपको 6 से 7 कैरेट का पन्ना पहने, बना करके चांदी या सोने के रिंग में दाहिने हाथ के सबसे छोटी उंगली में यानी कनिष्ठिका में, ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आगे, मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए जिससे फायदा हो, और कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा रत्न इनको पहनना चाहिए, और कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, आइए बात करते हैं। पन्ना के लिए मैंने बता दिया। दूसरा, शुक्र के लिए भी मैं कहूंगा इनको यहां पर रत्न पहनने के लिए। शुक्र बेशक, एक सूत्र याद रखिएगा कि जब कोई शुभ ग्रह कुंडली में शुभ भाव का स्वामी होकर के, शुभ ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर के और कारक होके यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि वो 6, 8, 12 में बैठा है, तब उसका रत्न पहनने के पहले विचार करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे बुध, यहाँ पे शुक्र जो है लग्न में बैठे हैं, शुक्र बुध के घर में बैठे हैं, बुध से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, यानी कि प्लस पॉइंट है। 2 शुभ भाव के यानी कि भाग्य भाव के और धन भाव के स्वामी होकर बैठे हैं लग्न में, नीच के, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप एक बढ़िया सा ओपल कम से कम 10 कैरेट का बनवा करके और अपने दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में धारण कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, साथ ही साथ बुध के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, इससे भी आपको फायदा होगा। शनि के लिए यहां मैं कोई भी रत्न नहीं कहूंगा, क्योंकि यदि आपने बुध को मजबूत किया, भगवान गणेश की यदि आपने पूजा की, भगवान गणेश की खूब आराधना कीजिए, ओम गंग गणपति नमः मंत्र के जाप कीजिए, और प्रत्येक दिन भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, इससे आपके बुध मजबूत हो जाएंगे, और इससे आपके राहु भी आपको अच्छा और केतु भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। यानी मात्र भगवान बुद्ध की, भगवान क्षमा कीजिए, भगवान गणेश की आराधना करने से बुध भी अच्छे हो जाएंगे, राहु और केतु भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे आप भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए प्रत्येक बुधवार को जाकर के, और गणेश भगवान के दर्शन कीजिए। रोज कर सकते हैं तो रोज कीजिए, पास में कोई गणेश मंदिर है तो डेली गणेश भगवान के मंदिर में जाके दुर्वा चढ़ाइए, आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला है। मंगल, आपको बताया मैंने कि शुक्र और बुध के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, साथ ही साथ सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल प्रदान कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए नित्य 108 बार प्रातःकाल, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रविवार को सुबह तक लेट तक सोना बंद कीजिए, और ऐसे भी प्रातःकाल आप प्रथम सूर्य के लालिमा वाली जब किरणें निकलती है तो सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल दीजिए। तांबे के पात्र में ही संध्या काल में जल भर के रख दीजिए, और प्रातःकाल तांबे के गिलास से उस जल को ग्रहण कीजिए, इससे आपके सूर्य मजबूत हो जाएंगे और आपको लाभ होगा। जब सूर्य भगवान को आप अर्घ्य प्रदान करेंगे तांबे के लोटे में, थोड़ा सा रोली डाल दीजिए, थोड़ा अक्षत डाल दीजिए, और जो अंत में जो उसमें रोली जो लग जाता है उसको अपने माथे पे और अपने कंठ पे लगाइए, इससे समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो शनि के लिए रत्न पहनने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सूर्य के लिए यदि आप चाहें तो यहाँ पे सूर्य की आराधना भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है आप प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध करके धारण करिए, इससे आपको लाभ होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली में आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप यदि चाहें तो बृहस्पति के लिए भी एक रुद्राक्ष पहन सकते हैं यहाँ पे। और बृहस्पति नित्य मात्र मंदिर जाने से, जैसे मैंने आपको बताया कि गणेश भगवान के दर्शन करने जाइए, नित्य मंदिर में जाइए, और चूंकि चंद्रमा भी आपका कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो सोमवार के दिन जल, दूध और काला तिल डाल करके लोटे में और शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। मात्र मंदिर जाने से आपके बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे, बृहस्पति का आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और नित्य ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, बृहस्पति आपके अच्छे हो जाएंगे। ब्राह्मण और गुरुओं का सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको लाभ होगा। गुरु और ब्राह्मण का गलती से भी, भूले से भी अपमान करेंगे तो बृहस्पति आपके और खराब होते चले जाएंगे। इतना उपाय कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। दान के लिए मैं नहीं कहूंगा, दान के लिए कोई विशेष दान की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे।
और मंगल का भी यहाँ पे चिंता करने आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे शनि देव के भी बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। कोई भी शनि की 7.5 ढैया आपको नहीं चल रही है, मात्र इतने उपाय से ही आपका काम बन जाएगा। खूब गणेश भगवान की सेवा कीजिए, इससे आपको लाभ मिलता चला जाएगा। शिव जी की आराधना कीजिए, लाभ आपको होगा। अब एक बार हम जो है मंत्र, इन्होंने पूछा था कि कौन से मंत्र का जाप करना है, वो भी मैंने इसी में बता दिया। अब एक थोड़ा हम इनके ये गोचर है, गोचर पे चलेंगे। अभी इनको गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है 6 अप्रैल 2023 से, और यहां से कहीं ना कहीं इनकी परेशानी बढ़ गई है, यहां से ज्यादा परेशान है। इनको नौकरी इत्यादि में भी समस्या काफी ज्यादा आई, तब जाके इन्होंने कहा कि गुरुजी इस विषय पे आप थोड़ा मेरी कुंडली पे वीडियो बनाइए। तो गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है 6 अप्रैल 2023 से लेके 6 दिसंबर 2025 तक। ये कहीं ना कहीं परेशानी है, क्योंकि शुक्र यहाँ पीड़ित है और बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहूंगा मैं। अब जब गोचर मैंने लगाया तो चंद्र और लग्न दोनों से लगाया। तो पहले चंद्र से देखिए, तो चंद्र से इनके बृहस्पति अभी जो है गुरु बुध राहु और सूर्य ये कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और लग्न से जब लगाया तो ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी मैंने आपको बताया है कि लग्न से भी यदि 6, 8, 12 में कोई ग्रह गोचर करे और आपके राशि से भी 6, 8, 12 में गोचर करे तो विशेष परेशानी का कारण बन जाता है। साथ ही साथ गुरु चंडाल दोष में बृहस्पति बैठे हुए हैं और शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं, इसीलिए परेशानी ज्यादा आ रही है, इसीलिए परेशानी इनको ज्यादा आ रही है। क्योंकि लग्न से भी और चंद्र से भी दोनों से बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। तो बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते रहना नित्यांत आवश्यक है, गलती से भी नहीं भूलना है। एक चीज और करिएगा, केले के पेड़ में गुरुवार के दिन एक लोटे में चना की दाल, गुड़ और हल्दी डाल करके और ओम विष्णुवे नमः कह के केले के जड़ में जल दीजिए, धूप और दीप दिखाइए, इससे भी काफी लाभ होगा आपको। तो ये आप गुरुवार के दिन करिए, और बाकी अन्य दिन 1 लोटा सामान्य जल केले के जड़ में डालिए, इससे भी बृहस्पति आपके मजबूत होते चले जाएंगे। तो लग्न से भी और चंद्र से भी और लग्न से भी दोनों से ही बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, ये परेशानी का कारक है। और जहां पे सूर्य बैठे हुए धन भाव में, वहां भी जाकर के धन भाव में कहीं ना कहीं ये अभी गोचर में जो है वो केतु गोचर कर रहे हैं, ये परेशानी है। और साथ ही सूर्य यहाँ पे पीड़ित होकर के बैठे हैं, अपने उच्च राशि में बेशक है लेकिन परेशान है, परेशान करने के लिए काफी है। अच्छा, इनका एक प्रश्न और था, मुझसे छूट गया था। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं धन धान्य को लेकर परेशान रहते हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि व्यय भाव का स्वामी जब भी धन भाव में आके बैठे, ऊपर से नीच होके बैठे, तो जातक के पास धन संग्रह नहीं होता है। बल्कि ऐसा जातक यदि बिना मतलब ही कहूंगा, कोर्ट कचहरी में यदि उलझ गया तो अनावश्यक धन बर्बाद होता है। पैतृक संपत्ति भी कई बार ऐसे जातक को लड़के लेना पड़ता है, अपनी पैतृक संपत्ति के लिए खुद लड़ना पड़ता है, और वहां धन जातक का व्यय होता है। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे कोर्ट कचहरी में बिना मतलब जाके उलझना नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। ये मुझसे छूट गया था प्रश्न। तो गोचर में ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप जितना भी आपको उपाय बताए करते रहिए। और जैसे कि सडबल में सबसे कमजोर आपके सूर्य हैं, तो सूर्य की स्थिति बहुत खराब है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अभी केतु सूर्य के ऊपर से होकर गुजर रहा है। इन सारे बहुत सारे पॉइंट है जो आपको परेशान करने के लिए काफी है। जितना उपाय बताया कीजिए, निस्संदेह इससे आपको लाभ होगा। सडबल में मंगल के पास सबसे बढ़िया बल है, सूर्य के पास सबसे कम बल है, शुक्र के पास भी ठीक ठाक बल है, और बृहस्पति के पास भी ठीक ठाक बल है। इसलिए तो आप अभी भी थोड़ा सा टिके हुए हैं। जहां तक नौकरी की परेशानी है, नौकरी में यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नौकरी तो नहीं चली जाएगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ सप्तम में आपके चंद्र से केतु बैठे हैं, और यहाँ पे लग्न से आपके छठे भाव में जो है वो शनि बैठे हैं, स्वराशिगत बैठे हैं। शत्रु बेशक 50 आपके उत्पन्न हो जाए, क्योंकि शनि जहां बैठे उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो छठे बैठेंगे तो रोग ऋण की वृद्धि करेंगे। लेकिन लग्न में भी शनि की दृष्टि यहाँ पे अपने भाव पे है, और यहाँ गोचर में भी आपके वहीं बैठे हुए हैं, तो शत्रु होंगे, लेकिन शत्रु अपने आप आपके जो है वो नष्ट हो जाएंगे, यानी आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। परेशान तो आपको करेंगे, क्योंकि आपका सूर्य कमजोर है और शनि से दृष्ट है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब इसीलिए अभी ये समस्या आपको ज्यादा हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि भी सूर्य पे पड़ रही है। तो जब तक सूर्य अभी यहां बैठे हुए हैं आपके मेष राशि में, और शनि से दृष्ट हैं, और बृहस्पति भी गुरु चांडाल दोष में बैठे हुए, ये सारे
शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे भी और बृहस्पति पे भी, तो परेशानी आपको ज्यादा आ रही है। जितना आपको उपाय बताए करते रहिए, इसी से आपको लाभ होगा, इसी से आपके सारे समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट में जाकर के अपनी राय दे सकते हैं। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर ऑन किया जाए, जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।